अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिजनेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम काटन पे बात करेंगे। कपास इस वक्त इंतहाई अहम मरहले में है। ख़ास तौर पर जो अगेती कपास थी वो उसकी चुनाई हो रही है, काफ़ी चुनाई हो चुकी है। खेतों से जिनिंग फैक्ट्री तक पहुँच रही है, कितनी तादाद में पहुँची है, मकदार में पहुँची है, पाइपलाइन में क्या कुछ है। और ख़ास तौर पे अभी जो है, जो हमारी रवायती काश्त है वो सारी फूटी आना बाकी है। और वो आती है तो उसकी क्वालिटी भी एक अहम मामला है। फिर बारिशें हुई हैं, उसके क्या असरात मुरतब हुए हैं। काश्तकार से हमने 8500 रुपये फ़ी मन वादा किया था, वो वादा कहाँ तक इफ़ा हो रहा है। और कपास की फसल पर इस वक्त जो है वो थ्रेट्स क्या हैं, किन बीमारियों का हमला है, और अगर हमला है तो उनसे बचाव क्या है। मतलब अब हमने जो काश्त करनी थी वो काश्त कर ली है, अब उसका समर लेने का वक्त है। और उसकी पैदावार लेने के लिए हम इस वक्त क्या एहतियात मज़ीद करें ताकि इसकी अच्छी पैदावार हासिल कर सकें, ये हमारा आज का मौजू है। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब। आप चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और इस सारी सूरत हाल पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सईद अहमद साहब। आप काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से वाबस्ता हैं और वो भी काटन के हवाले से तहकीक करते हैं, तो उनके पास भी बड़ी इंफॉर्मेशन होगी। और तीसरे मेहमान मोहम्मद इलियास साहब, आप काश्तकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। शहजाद साहब, ये बताइएगा पहले कि इस वक्त जो फ़्लो है, जो अगेती हमने काश्त की थी वो फैक्ट्रियों तक पहुंच रही है कपास, उसकी क्वालिटी कैसी है। मतलब प्राइस पर और बाकी चीज़ों पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारी ये भी कोशिश थी कि क्वालिटी को बेहतर किया जाए। तो कैसी क्वालिटी है, और जीनर और जो टेक्सटाइल वाले हैं मुतमईन नज़र आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बुखारी साहब। मैं कॉटन को ना दो हिस्सों में तकसीम करना चाहूँगा। एक वो कॉटन जो हमारी आलू के बाद लगती है, राया की फसल के बाद लगती है। ठीक है। जैसे ही आलू की फसल या राया की फसल हार्वेस्ट होती है मार्च में लोग कॉटन लगा देते हैं। और उसके हमारे ये फसलें लगाते भी इसलिए हैं कि अर्ली काश्त कर सकें हम। तो राया तो खास तौर पे इसलिए लगाते हैं कि अर्ली काश्त कर सकें। नहीं, ये देखें कुछ सालों में ये ट्रेंड चेंज हुआ, लेकिन चूँकि राया पहले भी लगता था, ठीक है ना, ऑयल सीड क्रॉप है और रबी की ही क्रॉप है, ठीक है, वो पहले भी लगती थी। आलू पहले से ही लगता है, मसलन हमारा बुरे वाला मियाँ चन्नू का एरिया जो है वो आलू के लिए बड़े मशहूर हैं, काफ़ी अरसे से वहाँ आलू लग रहा है। और इसी तरह मेलसी का जो एरिया है वहाँ टनल फार्मिंग बहुत करते हैं, प्याज बड़ा लगता है, ठीक है ना जी। प्याज भी अर्ली हार्वेस्ट हो जाता है, तो प्याज में भी लोग बहुत सारे जो कपास लगा देते हैं, ठीक है। और ये वो सारी कपास है जो आप कह लें मार्च में, अर्ली मार्च में या मिड मार्च में हो जाती है, सोइंग हो जाती है। अगर मौसम ज़्यादा रिकमेंडेड है जो मार्च में सोइंग हो जाती है? नहीं, ये अभी तक हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ से ये रिकमेंडेड नहीं। ये चूँकि फार्मर ने एक टाइम पीरियड एडजस्ट किया है कि उसके पास खेत खाली होता है, तो वो इसलिए खेत को खाली नहीं छोड़ता और उसके ऊपर उस प्रेफरेबली उस वक्त कोई ऐसी फसल नहीं होती इस एरिया में जिसको वो लगा सके और अपना टाइम जो है वो बचा सके। तो इसलिए फिर ये इंटरवेंशन आई है कि चूँकि इसकी पैदावार गर्मी शुरू होने से पहले पहले अच्छी खासी आ जाती है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि मैं जितने ज़मींदारों को मैंने विज़िट किया, और मैं वीक में कोई 20-25 ज़मींदारों को विज़िट करता हूँ, किसी भी अगेती काश्तकार जिसने अगेती फसल लगाई थी उसकी 20 मन से कम पैदावार अब तक नहीं आई। और जो अब तक जो चुनाई हुई है 20 मन तक, हाँ जी, और जो मैक्सिमम जिस बंदे ने चुनाई की है, वो एक बंदे के खेत में खड़ा था, वो खानेवाल का फार्मर था, वो कह रहा था कि मैंने अब तक 55 मन जो है ना फी एकड़ उसकी पिकिंग कर ली है। अच्छा, ये अच्छे फिगर्स। अच्छा, फिर हमारी ज़्यादा गंदम जो है वो लगती है गंदम के बाद, और गंदम के बाद वाली जो हमारी है कपास, उसकी काफ़ी कुछ 2-3 साल के बाद हमने देखा है कि वो उसकी काफ़ी बेहतर पोजीशन है। इतनी बेहतर है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने हमारे जो में टारगेट लगाए हैं वो हम अचीव कर लें। प्रोडक्शन के टारगेट इस वक्त जो हम कर रहे हैं कपास के साथ, वो ये कर रहे हैं कि दो काम हम कर रहे हैं। एक ये काम कर रहे हैं कि जो गंदम के बाद वाली काश्त है उसको जो खुराक की ज़रूरत है इस वक्त वो उसको पूरी करवा दें ज़मींदार को गाइड करके। दूसरा, हम जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गर्मी में और बरसात में कीड़े का हमला होता है, ठीक है ना। हमें लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से इंफॉर्मेशन आती रहती है, हमारे लोग भी फील्ड में घूम रहे हैं। एक हमारा पेस्ट वार्निंग है, वो भी हमें अलर्ट जारी करता है। और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब, ये नया लैंड मैनेजमेंट सिस्टम या पुराना लैंड मैनेजमेंट? नहीं, एक तो अभी जो अभी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ठीक है।
इसके ये मुख्तलिफ हमारे पास अलर्ट्स हैं। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की चूँकि प्रायोरिटी है इस वक्त कपास जो है हम सारा डिपार्टमेंट, सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे लोग लाहौर से सीएम साहब तक सब लोग जो है ना इसको देख रहे हैं। और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पहले तो एक हफ्ते में एक दफ़ा मीटिंग लेते थे, जब से ये पेस्ट की चूँकि बारिशें और ये गर्म मौसम मरतूब मौसम आया है मुसलसल मीटिंग, तो मुसलसल वो अगर ना आ सके तो हफ्ते में 2 दफ़ा तो वो जूम पे ही मीटिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं। और इतने कीनली वो चीज़ों को देखते हैं, इतनी बारीक बीनी से देखते हैं कि वो तहसील वाइज हर चीज़ का रिव्यू करते हैं। सवाल मेरा वही रह गया, वो और आपसे पूछते हैं फिर जी मैं ज़रा डॉक्टर जी साहब जी को शामिल करूं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो अब कॉटन हमारी है इस वक्त हम जो पिकिंग कर चुके हैं अर्ली बारिशों से पहले, वो टेक्सटाइल जिनर मिल्स एसोसिएशन और जिनर एसोसिएशन, इनका क्लेम ये है कि इतनी अच्छी और साफ कपास हमने बड़े अरसे के बाद देखी है। अच्छा, स्टेपल भी ठीक है, कलर भी सब कुछ ठीक है। कलर आइडियली बेहतरीन है, पेस्ट चूँकि नहीं है, कोई उसके ऊपर डॉट्स नहीं है, कोई येलो स्पॉट्स नहीं है। ठीक है ना, बारिशों से पहले जो कपास की बारिशों से पहले वो अच्छी क्वालिटी की है। बारिशों के दौरान कुछ जो कपास खिली हुई थी उसकी क्वालिटी कुछ ख़राब हुई है, और उस क्वालिटी ख़राब होने से कुछ रेट में भी फ़र्क पड़ा है। ठीक है ना? ठीक है, मज़ीद इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब पूछाऊँगा, डॉक्टर साहब ये आपका क्या इस पे तजर्बा क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो अभी तक कपास आई है बारिशों से पहले की कपास, इसकी क्वालिटी कैसे रही, स्टेपल कैसा रहा? और आप क्योंकि रिसर्च के इदारे से वाबस्ते हैं तो आपको तो ख़ास तौर पे रिज़ल्ट पे बड़ा फोकस होता है कि देखें क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई जैसे चौधरी साहब फरमा रहे थे ना, तो जैसे पहले बलूचिस्तान की रुई आती थी ना हमारे पंजाब में, अच्छी क्वालिटी वाली, ये वाइट होती थी, बिल्कुल वाइट चमकती थी दूर से। ठीक है, तो वो यहाँ के जो लोग हैं ना वहाँ से ला कर आते थे, वो दिखाते थे कि मिक्स देखें करते थे, वो मिक्स करके बेचते थे, तो रेट अच्छा मिल जाता था। ठीक है, इस दफ़ा अल्लाह की तरफ से मौसम एनवायरनमेंट ऐसा रहा, फेवरेबल रहा, जिसकी वजह से जो फुटी आई है ना वो बहुत वाइट आई है, उसी लेवल की है जो बलूचिस्तान से आया करती थी। अच्छा, हाँ, ये किसी खास वैरायटी के लिए, ये सब नहीं, सारी वैरायटी की। और ये वाइट का होना ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कॉटन की। आगे जो उसका फाइबर का प्रॉब्लम है वो भी पिछले सालों की निस्बत बहुत बेहतर है, चाहे वो स्टेपल लेंथ हो, चाहे वो माइक हो, फाइननेस हो, वो भी पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा बेहतर रहा है, क्योंकि वो साफ़ सुथरी है और वाइट भी है, इसलिए साफ ज़ाहिर है उसकी वजह से उसका असर पड़ता है। तो इस वक्त अगर हम उसकी चुनाई के अमल में एहतियात कर लें और जिनिंग वाले भी ज़रा थोड़ा सा हाथ होला रख लें तो मेरा ख्याल है कि टेक्सटाइल वालों को बहुत खुशी है, बड़ा ये अच्छा मौका है कि हम अच्छा रिजल्ट दे सकें। अब यहाँ से जो रिपोर्ट्स गई है ना कि भाई ये बहुत वाइट आ रही है, तो बाहर से एक्सपोर्टर जो है ना वो भी मुतहरक हो गए हैं, वहाँ से डिमांड भी होना शुरू हो गई है। अच्छा, ये लिहाज साहब अगर जो एक्सपोर्टर मुतहरक हो रहा है और बाहर से लोग भी आ रहे हैं और अच्छी कपास आ रही है, स्टेपल भी अच्छा है, कलर ख़ास तौर पर जिसका जिक्र हो रहा है, तो पैसे तो बड़े अच्छे मिल रहे होंगे कपास के। हाँ जी सर, जो अब आज के हैं ना कपास के प्राइस हमारे फील्ड में जो फार्मर को मिल रहे हैं वो 7,000-7500 रुपये फी मन मिल रहे हैं। नहीं भाई, आपसे वादा 8500 का है, 8500 आपको कहा भी है कि 8500 से कम ना बेचें। नहीं, 7,075 इस वक्त मिल रहे हैं और हम तवक्को कर रहे हैं गवर्नमेंट से इस पर मज़ीद एक्शन ले, क्योंकि अभी मौसमी कपास की पिकिंग होना अब शुरू है। और सबसे अहम जो इस वक्त कपास के ऊपर एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उसमें सकिंग की प्रॉब्लम भी है, जैसे थ्रिप्स का, क्रॉप की रिक्वायरमेंट फर्टिलाइज़र की भी है। ताकि बात करते हैं, अगेती आपने काश्त की थी? जी की थी। आपकी क्या आउटपुट आ रही है? मैंने 3 मार्च को काश्त की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 24 मन फी कढ़ाई है। अच्छा। और उसमें एक तो सबसे अहम कुदरत की तरफ से मौसम फेवर रहा है सर, जिस तरह फरमा रहे हैं कपास की बड़ी अच्छी क्वालिटी है, उसमें सबसे अहम बात ये भी थी क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त 80% जो वैरायटीज़ अगेती थी वो ट्रिपल जीन थी। तो ये सारी किस रेट से बेची है आपने? जो पहले बेची थी वो 8,000 पे थी, अब वाली जो बेची है वो 7500 पे। क्वालिटी की वजह से या मार्केटिंग का रेट? मार्केटिंग। शहजाद साहब, ये तो हमने इनसे वादा किया था कि जी 8500 रुपये आपको यकीनी बनाएंगे हम ये रेट, और वज़ीर आला साहब ने भी कहा कि भी काश्तकार इससे कम ना बेचें और इंशाल्लाह ये रेट मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसी है। वैसे देखें, हम पहले दिन से कपास के रेट के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और गवर्नमेंट ने पहले दिन ही कह दिया था कि जो जिनिंग फैक्ट्री 8500 से कम पे रेट के ऊपर कपास खरीदेगी उसके खिलाफ एक्शन होगा।
अब सर उसके अलावा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो लिया है कैबिनेट की तरफ से, ये मंजूरी हो गई है कि टीसीपी ने 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो नोटिफाई कर दिए हैं जहाँ प्रोक्योरमेंट होगी। टीसीपी की टीम विद जिनर एसोसिएशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स, वो उन्होंने विजिट शुरू कर दिए। 7 तारीख को वो मुल्तान में थे, 8 को डेरा गाजी में थे और कल वो बिहाड़ी में थे। ठीक है, कौन कौन से अजला शामिल हैं वैसे, अगर टेंटेटिव याद हो आपको? 6 ज़िले ये तो शामिल हो गए ना, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बिहाड़ी तो जरूर शामिल हो ये एग्जैक्टली अब मैं शायद कोई ये शामिल है, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बिहाड़ी गलत शामिल। ना कोई बोल जाऊँ, ठीक है, इसमें शायद एक रहीम यार खान भी है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि टीसीपी मैदान में आ चुकी है? जी आ गई है हाँ जी। उसका इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है? ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की जो यहाँ 7 तारीख को मीटिंग थी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में थी। ठीक है ना जी, वहाँ जितने स्टेक होल्डर थे कॉटन के वो सारे वहाँ मौजूद थे। टेक्सटाइल एप्टमा मौजूद थी, जिनर एसोसिएशन मौजूद थी। और ये इसीलिए हैं कि जैसे ही अगर मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि कोई रेट का अनयूजुअल कहीं नज़र आता है कि रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो मेरे ख्याल से वो फौरी तौर पे इसको टेकअप कर लेंगे, परचेज शुरू कर देंगे। जी एक बाकायदा उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो चूँकि इन्होंने सर्वेस करने हैं, लेके किसी गोदाम में रखनी है, ठीक है ना, वो चीज़ें जो हैं ग्राउंड के ऊपर वो उन्होंने विजिट शुरू कर दी हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि आप हमारे कि हमने वादा किया था कि 8500 रुपये देंगे, और 8500 रुपये फैक्ट्री जो है वो किसी भी फैक्ट्री को ये अलाउ नहीं किया जाएगा उससे कम कीमत पे खरीदे। तो ये कुछ एस्टिमेट किया है कि काश्तकार और फैक्ट्री के दरमियान को गैप कितना होता है? ये देखें, दो स्टेप्स में कॉटन जो है ना जिनिंग फैक्ट्रीज में जाती है। कुछ फार्मर ऐसे हैं जो बड़े फार्मर हैं, वो डायरेक्ट ही जिनिंग फैक्ट्री को सेल कर देते हैं, वो अच्छा रेट ले लेते हैं। ठीक है। अब दरमियान में जब आड़ती आता है, जो जहाँ गला मंडी का जो सिस्टम है, दो आड़ती भी आ जाते हैं दरमियान में ना, एक खरीद के फिर अगले के हवाले कर रहा होता है। जैसे हमारे, मैं ब्रेक ले लूँ जी फिर इस पर मजीद बात करते हैं। देहात में एक छोटा आड़ती होता है, वो खरीद के फिर एक बड़े आड़ती के हवाले करता है। वो देखें, वो बुखारी साहब ब्रेक ले लें, फिर वो होता है कोई 2 मन 4 मन वाला। वो लेकिन है तो सही, मार्जिन उसने भी रखना है ना। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, इसका मतलब ये है कि अभी जो सूरत हाल है इसमें मज़ीद बेहतरी आने की तवक्को है? नहीं ऐसे देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, वो जो आप गाँव के शॉप की बात कर रहे हैं ना, वहाँ ज़िम्मेदार नहीं सेल करता। वहाँ नॉर्मली होता है कि जो कपास चुनने वाले लोग गए हैं, उनको कोई 100 किलो 2 किलो, या उन्होंने मिल के कोई 10 15 20 किलो कपास वहाँ, वो तो फिर जितनी उसकी क्वांटिटी वहाँ अवेलेबल है उसको जो रेट लगा उसने दे दी। ज़िम्मेदार जो नॉर्मली है ना, वो या मंडी में लेके जाता है या जिनिंग फैक्ट्री में लेके जाता है। तो वहाँ एक ही स्टेप है कि जिनर या खुद खरीदेगा या थ्रू आड़ती खरीदेगा। और वो भी इसलिए ख़रीदते हैं कि उसमें वो समटाइम क्वालिटी को देख के, चूँकि रेट लग रहा होता है मंडी में, तो उस क्वालिटी के हिसाब से जितनी बेहतर क्वालिटी होगी उतना बेहतर। दूसरा ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ जिनिंग फैक्ट्रीज, कि एक डिस्ट्रिक्ट में जिस एरिया में कॉटन ग्रो हो रही है वहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। ज़ाहिर है जहाँ कॉटन ज़्यादा होगी, जिनिंग फैक्ट्रियाँ ज़्यादा चल रही होंगी, डिमांड भी ज़्यादा है, वहाँ टेक्सटाइल मिल वाले भी ज़्यादा विज़िट कर रहे होंगे। और जैसे मैं आपको अगर मिसाल दूँ बिहाड़ी की और खानेवाल की, वहाँ चूँकि अगेती कॉटन लगती है, वहाँ हमारी मैक्सिमम, अगर हमारी इस वक्त जिनिंग फैक्ट्रीज मुल्तान में 58 जिनिंग फैक्ट्री वर्किंग है, तो उनमें से 58 में से 48 तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट में है, और बाकी लोधरा और जो मुल्तान है, चूँकि यहाँ मैक्सिमम क्रॉप जो लगी है वो गंदम के बाद लगी है। क्यों जी लियाज साहब, फैक्ट्रियाँ यहाँ आपके इलाके में कितनी चल रही हैं? इस वक्त रनिंग में कोई भी नहीं है। पिछले 3 4 5 सालों से जिस तरह कॉटन बैक पे गई है, मुल्तान में एरिया कम हुआ है, तो उनकी रनिंग इतनी नहीं रही है। यहाँ से जो भी व्यापारी खरीदो फरोख्त करते हैं वो बाहर मंडियों में सेल करते हैं या बाहर के अजला में जाते हैं। इस दफ़ा तो कपास बड़ी तेज़ी से आई, जल्दी आई, और जिनिंग फैक्ट्रियों के मालकान से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा जी हमने तो काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ चला दी हैं, और सूरत हाल ये है कि 14 अगस्त के बाद वो अपनी फैक्ट्रियाँ साफ़ सुथरी करनी शुरू करते थे, वो ऑलरेडी उन्होंने चला दी हैं। और सूरत हाल इस वक्त मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई भी ऐसी मुल्तान की फैक्ट्री नहीं है जो इस वक्त रनिंग में हो।
क्योंकि उनको रनिंग में चलाने के लिए काफ़ी मटेरियल कपास हो मिकदार तक। मुल्तान के भी आप चार फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जी, चार फैक्ट्रियाँ। अच्छा, फिर 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो उसकी देखा देखी और भी लोग आ जाएंगे मेरे ख्याल है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे कपास आनी शुरू होगी। कोई क्या फिगर्स क्या हैं सर, इस वक्त तक कितनी कपास आ चुकी है फैक्ट्री में? जो लास्ट फिगर आई है 3,88,000 बेल्स जो हैं वो इस वक्त पंजाब की हैं, और उसमें से 1,64,000 बेल्स जो हैं वो सिर्फ मुल्तान डिवीज़न की हैं। अच्छा जी, और मुल्तान अब तक इसमें कॉटन की प्रोडक्शन में अभी तक तो लीड कर रहा है। हमारा पीछे चला गया था मुल्तान, और खासतौर पर विहाड़ी भी ठीक है। जी जी, विहाड़ी भी ठीक है। विहाड़ी और जो खाने वाले हैं इस वक्त लीडिंग रोल है इनका। और चूँकि हमारे जो लोधरा और शुजाबाद और जलालपुर बीरवाला या मुल्तान का तहसील है, इसमें ज़्यादा कपास जो है ना वो गंदम के बाद लगी है, वो अब आनी शुरू अभी आनी शुरू। उसको देखते हैं क्या रिजल्ट निकलते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपका बराह रास्त तो ये कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये फार्मर और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है आमने सामने है सारी सूरत हाल में, लेकिन आप क्योंकि रिसर्चर हैं, आप इसको अपने पास मॉडल के तौर पर भी लगाते होंगे और तहकीक भी करते होंगे, आपके भी अखराजात इसी तरह होते हैं, तो आप क्या एस्टिमेट करते हैं कि अखराजात को अगर सामने रखें तो इसकी कीमत जो है वो जो अब काश्तकार को मिल रही है वो मुनासिब है या इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए? अगर तो काश्तकार ठेके पे लेता है ना जी ज़मीन, तो ये 8,500 तो उसका खर्चा है। अच्छा, पर एकड़ खर्चा पूरा होगा उसका, ठेका दे के और बाकी अनबायस्ड हो के निकाले ना, हमने निकाला है। हाँ। 8,500 तो मैंने उसका इसी आपसे पूछा था कि आप इसमें न्यूट्रल है ना जी, इस सारे मैटर में? 8,500 उसका खर्चा है। अच्छा मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, अगर उसकी अपनी ज़मीन है फिर उसको प्रॉफिट है। फिर प्रॉफिट है। तो इसमें तो बहुत सारे लोग बेचारे ठेके पे लेके काम कर रहे होते हैं, तो उनको तो नुकसान हो रहा होगा। लिहाजा साहब ये तो ऐसे ही है जी, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्प्रे के अखराजात पहले से काफ़ी बढ़ गए हैं। पानी के अखराजात बिजली के 50 रुपये अबव यूनिट जा रहा है, जो 2,1800 रुपये फ़ी घंटा खुद ट्यूबवेल मालकान को पड़ रहा है। फर्टिलाइज़र की प्राइस आपके सामने है, आसमान तक उसकी प्राइस पहुँची हुई है और वो दस्तियाबी भी मुश्किलात हैं। इतने एक्सपेंसेस के बाद काटन को ग्रो करना और 8500 को यकीनी बनाना फिर भी जाके काम बराबरी भी आता है। इसके अल्टरनेट क्रॉप आप देखें, राइस है, इस वक्त सुपर फाइन की प्राइस 4,000 रुपये फ़ी मन है और लोगों की एवरेज 70,000 रुपये 70 मन फ़ी एकड़ आ रही है। वो उधर जाएंगे या इधर जाएंगे, काटन की तरफ रहेंगे, जो जिसका ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 90 दिन है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शहजाद साहब, मैं इस पर अब काफ़ी सारी बात होगी है, लेकिन मैं इस पर कमेंट करना चाहूँगा। देखें, जो बात लियाज साहब ने की है और जो बात डॉक्टर सईद साहब ने की है, इन दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है। खेत में से जब प्रोडक्शन निकलेगी तो रेट की बात नहीं होगी। इसलिए जो डॉक्टर सईद साहब कह रहे हैं कि 8500 रुपया कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कितने मन पे ऊपर है। असल बात ये है कि कितनी मन पैदावार आएगी तो उसके ऊपर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 8500 होगी। ठीक है ना जी। जब हम बात करते हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक काश्तकार मुझे ऐसा मिला जिसने 55 मन पैदावार ले ली। ठीक है। अब वो 55 मन पैदावार जो उसकी आई है वो 160 दिन में आई है। 160 दिन में उसके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, उसने इरिगेशन कितनी लगाई हैं और स्प्रे कितने हुए। अगर यही पैदावार 20 पे आ जाए तो फिर ठीक है ना, जब 20 पे आएगी तो वो डिफरेंस आ जाएगा। जब मकई की पैदावार जब हम बात करते हैं, मकई का रेट 3200 से 1800 पे आ गया, अच्छी पैदावार की वजह से। ठीक है ना जी। पैदावार 140 मन 50 मन आ रही है। आपने बताएं, आपने किसी मेज़ के ज़िम्मेदार ने ये कहा हो कि मेज़ का रेट कम हो गया इसलिए कि उसकी पैदावार इतनी आ रही है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। सो हम भी ये कहते हैं, जो हम सारा एम्फसिस हमारा इस वक्त है, गवर्नमेंट का सारा एम्फसिस इस वक्त जो है वो इस बात पे है कि ज़िम्मेदार के खेत से बेहतर पैदावार आए, और उसी के ऊपर हम सारी मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बता रहे हैं, उसको पेस्ट मैनेजमेंट बता रहे हैं। बार बार हमारे लोग ज़िम्मेदार के पास जा रहे हैं, उसको डेमोज करवा रहे हैं। पैदावार अच्छी होगी जी तो डेफिनेटली अखराजात और पैदावार कीमत के दरमियान एक बैलेंस आ जाएगा। ये आमतौर पर एवरेज लेते हैं ना, आपने क्या एवरेज? पंजाब की एवरेज 20 मन है मसलन, 19 मन पिछले साल थी, फिर 10 मन पे आ गई, हम 20 मन कहते हैं एवरेज। 20 मन पे तो वारे नहीं खाती। 20 मन से ऊपर जाएगी। जो साहब बात करें अली काश्त की, ठीक है, अली काश्त का एरिया कितना है? वो तो हम तो सीजनल की बात करेंगे ना, हमारी गंदम है, गंदम को तो हम सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते। हम तो एवरेज बात करेंगे, सीजनल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, अर्ली और लेट की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्शन की बात। वो कह रहे हैं कि जी जो लेट है उसमें प्रोडक्शन जो है वो बड़ी कम आती है, तो फिर उसमें अच्छा चले। खैर ये बात तो यकीनी हो गई कि
काश्तकार ने अगर आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता यही है कि वो अपनी पैदावार बढ़ाए। पैदावार बढ़ाएगा। जैसे अब 20 मन पे आपने एस्टिमेट किया, अगर वो यही 25 मन पे भी ले जाए तो 5 मन उसको प्रॉफिट हो गया ना जी। जो प्रॉफिट है वो वही खत्म हो जाता है जब वो उसकी पैदावार कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम जरा आगे बढ़ते हैं, कीमत पे बात हो गई। एक आपसे रिक्वेस्ट है शहजाद साहब, इस वक्त जो है काश्तकार ने, आपने बड़ा फोकस किया, काश्तकार ने बड़ी मेहनत की है, तो अगर इसको आपने इसी तरह अट्रैक्शन को बरकरार रखना है, साथ साथ हैं हम, तो वो कीमत जो है उस पर जो है वो फोकस करें। जी, देखिए, अदरवाइज अल्टरनेटिव क्रॉप्स की बड़े हाँ जी, ऑप्शन। डेफिनेटली देखें, गवर्नमेंट का इस वक्त मुकम्मल फोकस है कीमत के ऊपर, ठीक है ना। हर लेवल के ऊपर कोई ना कोई एफर्ट्स हो रही हैं। ये हम अगर फील्ड में टीसीपी भी बड़े अरसे बाद में, हाँ जी, बड़े अरसे बाद, हाँ जी, बड़े अरसे के बाद, डेकेड्स के बाद, खत्म हो गया, डेकेड्स के बाद जो TCP टीसीपी है मैदान में आई है, ठीक है ना जी। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि रेट्स जो हैं वो नीचे ना जाए, नहीं तो काश्तकार नाराज हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम जरा आते हैं कपास की मौजूदा सूरत हाल पे। आपको अब जो फसल है जिसमें आप सिर्फ अगेती को हम फोकस नहीं कर रहे, रिवायती भी है, तो उसकी पोजीशन क्या नज़र आ रही है? फसल मजमूई तौर पर कैसे खड़ी है? फसल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, पिछले कई सालों से बेहतर है। और जैसे हम एक्सपेक्ट करें से बहुत ज़्यादा बारिशें अगर अल्लाह करे ना हो आगे, ठीक है, तो इस तरीके से अगर मौसम रहा, बेशतर मौसम तो हमने गुजार लिया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब क्रिटिकल सीज़न चल रहा है ना ठीक है। हमारा, अगस्त का महीना 15 सितंबर तक, अगर अल्लाह करे ये मौसम भी ठीक रहा और हमारी एक्टिविटीज़ भी ऐसे रहीं जैसे फील्ड में माशाल्लाह ये अमला जा रहा है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि इस वक्त कौन सी फर्टिलाइज़र डालनी है, इस वक्त कौन सा कीड़ा इस वक्त है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी जो मशीनरी है ना वो एक पेज पर है और एक्टिव है। एक एक जगह पर पहले ये सूरत हाल थोड़ी कमज़ोर होती थी, अब चूँकि वो सब मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं, इस वजह से हर फार्मर तक वो इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट जो अपडेट्स हैं वो पहुंच रही हैं। मौसम साजगार रहा, मौसम भी साजगार, तो क्या एक्सपेक्टेशन है हम रिवायती काश्त ज़मीन से, रिवायती जो इंशाल्लाह कितनी एवरेज ले हम इंशाल्लाह इससे बेहतर लेंगे, 25 मन इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। इलियास साहब, आपकी क्या ख्याल है? आप खुद काश्तकार हैं, आपने लगाई है रिवायती काश्त? लगाई है? रूटीन काश्त मेरी है, गंदम के बाद की काश्त है। पिछले सालों की निस्बत माशाल्लाह अच्छी है और सबसे अहम कि इसमें थोड़ा जेसिड का और थ्रिप्स का प्रॉब्लम था, लेकिन ये जो पिछला हफ्ता 10 दिन गुजरे हैं, कुदरती तौर पे मौसम ऐसा साजगार रहा है कपास के हक में, वो थ्रिप्स का अटैक भी कम हो गया, जेसिड भी अब काबिल कंट्रोल है। ठीक है। और फ्रूटिंग की तरफ इस वक्त क्रॉप बड़ी अच्छी आ रही है। अगर फर्टिलाइज़र और पानी बर वक्त इंशाल्लाह चलता रहा तो हम कोई बड़ा मसला नहीं है इस वक्त पेश को। ठीक है। और सबसे अहम जो वाइट फ्लाई का पिछले सालों में इस दौरान अटैक आता था, अभी तक वो बिलो एटीएल से भी कम है। एटीएल से कम है, यस, परेशानी वाली कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहजाद साहब, ये तो सारी गुड न्यूज़ है और आपको फेवर करती हैं, लेकिन आप खुद भी एस्टिमेट कर रहे होंगे कि क्या थ्रेट्स हैं इस वक्त कपास को, जो जिसको हमने ख़ास तौर पे फोकस कर रहे हैं। नमी काफ़ी बढ़ी हुई है, उस नमी के असरात क्या होंगे, किस किस पेस्ट का अटैक जो है वो इस वक्त है और किसका होने का खदशा है, उसको क्या देखें है? पिछले 2015 के बाद हमें दो ही थ्रेट थे, एक वाइट फ्लाई का और पिंक का। ठीक है। इस दफ़ा हमने इन दो को ही फोकस किया है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पूरी सूरत हाल में कामयाब रहे हैं कि हम वाइट फ्लाई को मैनेज करके अपनी क्रॉप को सक्सेसफुली इस स्टेज पे ले आए हैं। अब हमें कोई 20 अगस्त के बाद जब औस पड़नी शुरू हो जाती है तो वाइट फ्लाई का कोई मेजर थ्रेट नहीं रहता। ठीक है, वो फेज़ निकल जाएगा। जी, वो फेज़ निकल जाएगा। अब हमें जो थ्रेट है, जो हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त इंसेक्ट्स में, वो हम पिंक को फोकस कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि पिछले सालों में जब भी हम पिंक का स्प्रे करते थे तो वाइट फ्लाई की जो आउटब्रेक है वो इतनी शदीद हो जाती थी कि फिर वो काबू नहीं आती थी। तो इसलिए इस दफ़ा हमें एक बड़ा एज है कि हमारे पास चूँकि 3rd जनरेशन बीटी आ गई है और उसके आने से पिंक का हमें मसला कम हुआ है। कम हो गया। ठीक है। और पिछले सालों से या पिछले 2-3 साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो पूरे मुल्तान में अब तक हमें कुछ 6 स्पॉट मिले हैं पिंक के, जिनको हमने इफेक्टिवली उसी वक्त जब मेरा पॉइंट आउट तो उसी वक्त ट्रीटमेंट उसकी शुरू कर दी, जबकि ऐसी सूरत हाल पिछले सालों में नहीं थी। और ये एक तो डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव है, विजिलेंस के साथ बड़ी हो रही है। जी, विजिलेंस बड़ी हो रही है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम सीरियसनेस का देखें ना जी, सीएम साहब खुद कॉटन रिव्यू मीटिंग्स करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद कॉटन रिव्यू मीटिंग करते हैं, कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी साहब हफ्ते में 2 दिन करते हैं, कमिश्नर साहब डेली करते हैं और मैं तक रिपोर्ट जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली फील्ड में हूँ
ठीक है ना, ऑफिस के काम अगर हैं भी तो 1-2 बहुत ज़्यादा घंटा विजिलेंस गुजार हो रही है। के- एक ब्रेक जी, लेने फिर इसमें जी बात बिल्कुल। करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कपास पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये अभी जैसे जिक्र हुआ कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट का अटैक जो है इतना नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा कोई परेशानी की लहर हो, अल्लाह करे ऐसी सूरत हाल बरकरार है। इसमें पेस्ट मैनेजमेंट जो IPM है, जिसको बाद में हमने नाम थोड़ा सा बदल दिया, इसका कितना रोल रहा कि हमने एहतियातें की? पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इस तरह करें जिस तरह होनी चाहिए, तो उसके कोई असरात मुरतब हुए? हाँ, उसके पॉजिटिव असरात हैं, इसलिए कि कई सालों से ये हमारे साउथ पंजाब के सेक्रेटरी साहब भी इसको ख़ास तौर पर लेते रहे हैं IPM प्रोग्राम के तहत, ताकि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो कि ये कीड़ा फ़ायदेमंद है और ये फ़ायदा नुकसानदेह है। तो दोनों में पहचान करना भी थोड़ा सा फार्मर के लिए डिफ़िकल्ट होता है ना। ठीक है, वो फ़ायदेमंद होता है, उसको किल कर रहा होता है, मार रहा होता है। ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम चला है और डिपार्टमेंट से हरकत में आया है, उन्होंने फार्मर को जाकर ना उनके फील्ड के अंदर भी एजुकेट किया है, और कि भाई आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपके स्प्रे भी कम होंगे, आपके फ़ायदेमंद कीड़े बच जाएंगे। और शुरू से हमने ये प्लान किया है कि भाई पहला स्प्रे आप लेट करें जितना मुमकिन है। मुमकिन हो सके लेट बाद लोगों ने 60 दिन तक, 70 दिन तक, जितने 80 दिन तक निकाल सकते हैं निकाल लें सकते आप। हैं। कम से कम 2 महीने तो ना करें। ठीक है, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है कि वो जो अच्छे असरात आपके ख्याल में प्रीडेटर इसके जो थे अच्छे ना, असरात शिकारी कीड़े, वो बड़े हैं। ठीक है। जब वो बढ़ जाएं तो फिर कंट्रोल करना होगा। ये एक इस्तेलाह बड़ी अजीब सी हमने सुनी कि यहाँ भी प्रिवेंटिव मेडिसिन स्प्रे होना शुरू हो गई। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन कोई होती भी है कि नहीं, आप ये तो बस पहले ही ऐसे- आप शुरू कर दें स्प्रे के जी आपने? हम तो जो असर स्प्रे है उसको लेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम तो असल जो स्प्रे हैं जो E2 लेवल है, देखें, तसल्ली करें, एक्सपर्ट से ओपिनियन लें, उसके बाद मशवरे के साथ स्प्रे करें। ऐसे तो फिर तो ये कहाँ की इजाज़त? प्रिवेंटिव मेडिसिन बाकायदा बिकनी शुरू क्यों? शहजाद साहब आपके इल्म में भी आए प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है ना वो हमने स्प्रे शुरू कर दी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा वैसे है कि सम टाइम जो है ना बहुत सारे जो लोग फील्ड में फिर रहे होते हैं, हर बंदे ने अपनी कोई ना कोई चीज़ अपनी प्रमोशन करनी होती है, ठीक है ना जी। तो उसमें हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि जब तक आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मशवरा नहीं कर लेते उस वक्त तक स्प्रे ना करें, इसलिए कि उसको पता चल जाए कि उसका जो फील्ड है वो ETL लेवल पे है कि नहीं है। वो ETL को छोड़ के उन्होंने पहले ही मशवरा देना शुरू कर दिया कि जी आप ये स्प्रे कर दें तो पिंक का अटैक ही नहीं होगा। नहीं, ये ऐसे नहीं। पिंक के बारे में जनरली ऐसी बात कर रहा हूं कि हाँ, ये अटैक ही नहीं होगा जी, आप ये स्प्रे कर दें तो पिंक का व्हाइट फ्लाई का अटैक नहीं होगा अगर आप नहीं, वो पिंक का एक डिफरेंट सीन है। ठीक है। डिफरेंट सीन इसलिए है कि पिंक की अगर फर्स्ट जनरेशन को हम कंट्रोल ना करें ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में हमें पिंक कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि पिंक की एक फीमेल जो है वो 250 से 300 अंडे देती है। अच्छा, और इसको मतलब बहुत अर्ली स्टेज पे कंट्रोल करना जरूरी जी, और उसका बिहेवियर ये है कि वो एक टिंडे पे एक ही अंडा देती है, या एक फूल में एक डोडी पे एक ही अंडा देती है। इसका मतलब ये है अगर उसने 250 अंडे देने हैं तो इतना फैलाव, तो 250 अंडे एक फील्ड में वो फिर के देगी। अच्छा, ठीक है ना जी। और उसका फिर हैचिंग पीरियड ऐसा है कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो जब हैच होता है तो वो अंदर बोल के अंदर चला जाता है। जब वो बोल के अंदर चल जाए फिर उसको कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है ना जी। अच्छा, अब उसमें ये है कि देखें अगर एक फील्ड में 10 फीमेल्स भी हैं तो वो तो डिजास्टर आ गया। एक जनरेशन उसकी बोल में चली गई, और जो फिर 20-25 दिन के बाद दूसरी जनरेशन आएगी तो वो तो फिर कंट्रोल ही नहीं हो सकेगी। तो इस हवाले से हम मल्टीफेरियस जो है ना स्ट्रेटजीज उसमें अडॉप्ट करते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स को, ठीक है ना जी, दूसरा PB रोप्स को, उसके बाद स्प्रे को, ठीक है। ट्रैप्स और रोप्स ये दोनों ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, ठीक है, और उसने सिर्फ फीमेल को अट्रैक्ट करना है और उसको एग लेइंग से प्रिवेंट करना है। अब दूसरी ये है कि हम स्प्रे करें, जो वो अंडे जो उसने ले कर दिए हैं तो वो उसका कंट्रोल सिर्फ स्प्रे से है और कोई नहीं है। और मतलब ये कि ये कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं बल्कि अर्ली पेस्टिसाइड है जो आप यूज़ कर लें जैसे ही आप देखते हैं कि सूरत-ए-हाल। जी हाँ, उसका भी ये नहीं है, उसका भी एक थ्रेशोल्ड लेवल है। ठीक है, उसका भी एक थ्रेशोल्ड लेवल है, ठीक है ना जी, कि उसमें ज़मींदार जो है अपने खेत में ट्रैप्स लगाए, ठीक है ना जी, और उस ट्रैप्स में एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा जब परवाने आने शुरू हो जाएं तो फिर वो स्प्रे करें। ठीक है। इलियास साहब, आप किसी पेस्ट से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं? पिंक की वजह से कोई घबराहट है कि जी अभी उसका अटैक आना है और उससे कोई
मसाइल पैदा होंगे, या ठीक है कंट्रोल में है चीज़ें? पिछले सालों में तो इन दिनों में काफ़ी पिंक अटैक देखने में आता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ब्रीडर हैं उनकी जो वैरायटीज़ आई हैं ट्रिपल जीन, मेरे इलाके में तकरीबन जितनी भी अर्ली काटन है वो सब ट्रिपल जीन है, और उस वजह से अब तक मैंने कोई पिंक का अटैक या कोई पिंक से डैमेज टिंडा बॉल या ओपनिंग नहीं देखी। अच्छा। इसी यही एक वजह जिसकी वजह से अब तक हमारे शाइनिंग वाली कपास मिल रही है, खूबसूरत कपास मिल रही है, वाइट कलर की मिल रही है, मैं तो ये समझता हूँ। और इसी पिंक की ही वो कंट्रोल की वजह से ट्रिपल जीन जो वैरायटी है वाइट फ्लाई का भी प्रेशर कम देखने में आया, कम देखने में आ रहा है, तो ये वैरायटी जो है वो पे कर रही है हमें क्योंकि ना? जब ट्रिपल पिंक के लिए हम पैराथ्राइड यूज़ करते थे स्प्रे, तो पैराथ्राइड जहाँ पिंक को कंट्रोल करता था नहीं करता था, लेकिन हमारे दोस्त कीड़ों को ख़त्म कर देता था। वो हमारा नेचुरल कंट्रोल सिस्टम जो वाइट फ्लाई का था वो डिस्टर्ब होता था। इसलिए ये ट्रिपल जीन वैरायटियाँ अच्छी हैं, पिंक का कंट्रोल हो रहा है, वाइट फ्लाई का अटैक भी कम हो रहा है, और IPM रिकमेंडेड भी है, हमारे दोस्त कीड़ों की तादाद भी फील्ड में ज़्यादा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी तहकीक के मुताबिक कोई इस वक्त गाइड करेंगे काश्तकार को कि अगर वो एक तो इसका थ्रेशोल्ड लेवल बता दें पिंक का भी, ताकि वो उसके लिए प्रिपेयर रहे, और दूसरा वाइट फ्लाई के हवाले से भी अगर कोई थ्रेशोल्ड लेवल है वो बता दें, ताकि ETL लेवल समझ लें लोग, ज़रा उसको आसानी हो जाएगी चीज़ों को ठीक करने। वाइट फ्लाई तो 5 एडल्ट्स हैं या न्यूफ है पर पत्ता, तो बाकी जो पिंक है उसका 5% हम कहते हैं, लेकिन वो भी कोशिश की जाए कि जब उस लेवल से पहुंचने से पहले, जैसे चॉइस ऑफ फरमा रहे हैं, जब नज़र आ जाए कुछ फूल ऊपर बल जाते हैं ना, ऊपर फूल बंद हो जाते हैं, अंदर पिंक होता है, तो वो अपना जो काम है पूरा कर जाता है जल्दी बड़ा। तो इस वजह से उसको शुरू में कंट्रोल किया जाए, थोड़ा सी जो एक्सपर्ट्स उनको विजिट कराया जाए, मतलब स्काउटिंग इसकी स्काउटिंग ये बड़ा ज़रूरी है। अगर 5% भी आ रहा है ना, काश्तकार बाहर से खड़े होकर व्यू देखते हैं फील्ड का, इसके लिए स्काउटिंग बड़ी ज़रूरी है इसके लिए। पिंक के लिए। इसको अर्ली स्टेज पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, जब अंदर चला गया ना फिर वो नहीं मरता किसी केमिकल से। ठीक है, ये मुझे बताते जाए, मैं आगे बढ़ता हूँ कि कोई ये जो हमने काफ़ी हद तक ये ट्रिपल जीन्स की, तो उससे काफ़ी बीमारियाँ कंट्रोल हुई हैं। पाइपलाइन में कोई और अच्छी वैराइटीज़ भी मौजूद है आपके इदारे के पास? बेहतर से बेहतर आ रही है हमारी पाइपलाइन में, 2 वैरायटियाँ हैं, ट्रिपल जीन है। अच्छा। एक इस साल इंशाल्लाह, एक तो इस साल शायद मंजूर भी हो जाए, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, इस लिहाज से कि उस पर हाईली टैलेंट है पिंक के अगेंस्ट भी। अच्छा। पत्ता भी छोटा है और अर्ली मैच्योरिंग भी है, जो फार्मर की डिमांड है कि हमें जल्दी फल लाए ताकि उस फल से हम फर्टिलाइज़र लें, तो ये फार्मर पसंद करता है कि अर्ली मैच्योरिंग हो, छोटा पत्ता हो और हीट टॉलरेंट हो, पिंक को बर्दाश्त करे, उसमें क्वालिटीज़ मौजूद हैं इंशाल्लाह। आ रही हैं आपकी वैराइटीज़ जल्दी आ जाएंगी। चलें ठीक है, अच्छी बात है। शहजाद साहब, अब थोड़ा सा इसकी चुनाई के हवाले से बात कर लेते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम जहाँ, क्योंकि आपने फोकस किया इस दफ़ा कपास पर, तो कपास के जहाँ बाकी एलिमेंट्स को आपने फोकस किया, उसमें इसकी जो क्वालिटी ऑफ कॉटन थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और रही है। तो हम ये देखते हैं कि 2 जगहों पर जो है काम बड़ा ख़राब होता है, एक चुनाई के वक्त जो है, और कुछ तो अनकॉन्शियसली हो जाता है, कुछ कॉन्शियसली भी हम ख़राब करते हैं चुनाई के वक्त ना, और फिर कुछ ऐसी सूरत हाल जिनिंग फैक्ट्रियों में जाके होती है। ये दोनों मामलात को बेहतर करने में, कंट्रोल करने में कोई प्लानिंग की महकमा ज़राअत है? जी बिल्कुल की प्लानिंग। पहली बात तो ये बुखारी साहब देखें, जो चुनाई जून जुलाई में होती है उस वक्त टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि मॉर्निंग में सिर्फ 3-4 या 5 घंटे पिकर्स के पास होते हैं जिसमें वो पिकिंग करते हैं। 10 बजे के बाद कपास के फील्ड में खड़ा होना मुमकिन नहीं है, ठीक है, ह्यूमनली मुमकिन नहीं है। उस वक्त जो चुनाई होती है बारिशों से पहले, ठीक है, वो बड़ी साफ़ चुनाई थी, बड़ी अच्छी चुनाई थी, इसलिए कि बारिशों से जो उसकी कोखड़ी है वो गली सड़ी नहीं थी। ठीक है, पिकर्स ने बड़ी अच्छी साफ़ चुनाई होती रही है। जो ही बारिशें हुई हैं तो पिकर्स, चूँकि जुलाई का महीना हबस, ऊपर से गर्मी, तो इस दौरान जब पिकर्स पिक करते हैं ना, तो वो जो उसका खिला हुआ जो पोर्शन है उसको जब पिक करने की कोशिश करते हैं, तो जो पीछे उसके स्टिक्स रह जाती हैं या गोखड़ी रह जाती है, सांगली जिसको कहते हैं हम, तो वो टूट के उसके साथ ही आ जाती है। सो ये इसको कम करने के लिए फिर वो जो पिकर्स हैं पहले बाहर बैठ के उसको सफाई करते हैं, ठीक है ना, गोखड़ी और कपास को अलग-अलग करते हैं और साफ़ कपास जिस हद तक वो मुमकिन है साफ़ करें। सो ये हमने इनको बाकायदा, हमारी जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो इसकी ट्रेनिंग देती हैं फील्ड में जाके। कपास भी ऐसे ही फैलाई होती है, फुटी ऐसे ही रखी, ज़मीन पे मिट्टी पे रखी होती है और वहीं सफाई कर रहे हैं। उसके नीचे कपड़ा रखा होता है। मैंने बहुत सारी जगहों में देखा कि जी वो ऐसे ही मट्टी पे बैठे हुए उसको कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिसमैनेज हो जाती हैं। जी, ये देखें, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं, उनको बताते हैं। दूसरा, ट्रैश
ऑर्गेनिक ट्रैश जो है वो तो शायद अलहदा हो जाता है, लेकिन वो ट्रैश जैसे रैपर है या प्लास्टिक का थैला, उसका कोई धागा है या बाल है या ये वो रह जाते हैं। ठीक है नहीं, वो रह जाते हैं। तो उसके लिए हम फिर बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं उनको, पिकर्स को। और हमारे पास जितनी फीमेल स्टाफ्स हैं उनके टारगेट्स हैं कि उन्होंने दिन में कम से कम 5 फील्ड विज़िट करके, चूँकि ये सारा काम फीमेल्स करती हैं, तो हमने उसको कोशिश की है कि इस तरह कैसे अलाइन कर दें को जो फीमेल्स के साथ कंफर्टेबली उनको ट्रेन कर सकती हैं, उनको जाके ट्रेन करें। और इससे मतलब उनको आपने बताएं। फोकस किया है, फोकस जी किया है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल डॉक्टर फोकस किया है। साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद है, 1 मिनट में मैं आपसे चाहूँगा आपके पास कोई टिप्स हैं खासतौर पर पिकिंग के हवाले से कि हम क्वालिटी पिकिंग के लिए हम तो ये कहते हैं कि अब तो जो सीजनल आएगी ना, उसमें थोड़ा ड्यू आएगी, शबनम आएगी, तो थोड़ा सा उसको लेट चुनाई कराइए ठीक ताकि है, ड्यू खत्म हो धूप जाए। निकल आए जरा हाँ जी। ट्राई करें, ठीक है। तो दूसरा है कि कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल किया जाए, और उसमें प्लास्टिक का कपड़ा ना हो, कोई ऐसे थैले ना हो प्लास्टिक के, नीचे से ऊपर चुनाई की जाए। आपका तजर्बा इलियास साहब कुछ कहता है तौर काश्तकार के, जी अगर आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है तो क्या करना जी इस बिल्कुल जिस तरह सर फरमा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की पिकिंग होनी चाहिए, लेट होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एज अ फार्मर मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा, मुल्तान और शुजाबाद में 2 मंडियाँ हैं, वहाँ पे अच्छी पिकिंग की फार्मर जो कपास लाता है, व्यापारी लाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको पूरा नर्ख मिले जाए। अभी नहीं होती? अभी नहीं हो रही। इस तरह मुल्तान की लाड़ मंडी है, इजाफी पैसे तो मिल जाते होंगे अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो चीज़ सर अच्छी मैं वही पैसे कह रहा हूँ ना, जब मंडी में उस फार्मर को या व्यापारी को, समाल व्यापारी को अच्छे प्राइस मिलेंगे तो दूसरे फार्मर भी अच्छी ही तरीके से कपास चुनाई करेंगे। प्रीमियम ज़्यादा है। जिस तरह उसको जो मर्जी नाम ले दे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी मिल जाते हैं ना जी। अगर आपकी चीज़ अच्छी है तो कुछ ना कुछ तो रेट का फ़र्क पड़ता होगा अगर पूरी चीज़ है उससे, या नहीं पड़ता? जिस तरह एग्जांपल है ना गद्दे और घोड़े का फ़र्क, जिस तरह अच्छी क्वालिटी की फार्मर जो पिकिंग ले आए उसको भरपूर मुआवजा मिले, जो नाकिस या गफलत आप ये समझ रहे हैं गैप ज़्यादा नहीं है, गैप ज़्यादा है, वो बेहतर होना चाहिए बेहतर जितनी होना मेहनत चाहिए। हुई जी, जी। है। ये इतना तो इसमें बता लाड़ दो। मंडी जिस तरह प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, कमेंट कर लें बस। नहीं ऐसे ही है ना। देखिए आप जब मंडी की रेट लेते हैं ना, तो आपको एक मिनिमम रेट मिलता है, एक मैक्सिमम रेट मिलता है, ठीक है, कभी एक फिक्स रेट नहीं होता। ठीक है। अब वो होता क्या है, मिनिमम रेट जो उस दिन ऑक्शन हुई है वो होता है, और मैक्सिमम रेट वो होता है जो महंगी से महंगी बिकी है। अब वही उन दोनों- प्रीमियम है, उसका गैप जी, जो है असल वही में प्रीमियम असल में वही प्रीमियम है। देखो ना, अच्छी क्वालिटी का जब अच्छी क्वालिटी की होगी वो मैक्सिमम रेट पे सेल होगी, ठीक है। जो कम लेकिन ये क्वालिटी की ये इलियास साहब का कहना है कि उस गैप को बेहतर होना चाहिए कि भाई कम हाँ, से कम नैरो मार्जिन नैरो मार्जिन ना हो ना। मैं ये कह रहा हूँ जो लाड़ हमारी मंडी है ना, वहाँ अगर मार्केट कमेटी अपनी तहवील में ले, जिस तरह इंतज़ाम होते हैं वो करे और फार्मर की हौसला अफजाई हो। अब वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, इस तरह शुजाबाद है, अगर वहाँ पे फार्मर अच्छी कपास लेके आए, जिस तरह वो बीच का गैप है वो भी ख़त्म हो जाएगा और फार्मर को भरपूर मुआवजा मिलेगा, सब अच्छी कपास लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने कपास पर बात की, अहम मरला है, अपनी कपास की हिफाजत करें, ख़ासतौर पर पिंक का ख्याल रखें। वाइट फ्लाई भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने इस अरसे को अच्छे अंदाज से गुजार लिया तो तवक्को है कि इस दफ़ा अच्छी पैदावार हासिल होगी। अच्छी पैदावार होगी तो आपके अखराजात सिर्फ पूरे नहीं होंगे, अच्छा मुनाफा होगा और आइंदा के लिए भी आपके पास पैसे बचे होंगे आइंदा फसलों के लिए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।